नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ईरान पर जो अमेरिकी और इजरायली हमले चल रहे हैं और उससे होर्मुज जल डमरू मध्य में जो स्थिति बनी है, तेल और गैस की आवाजाही जिस तरह से रुकी है, उसको लेकर सब लोगों का ध्यान ख़ासतौर पर हिंदुस्तान में एलपीजी क्राइसिस की तरफ है। यानी जो कुकिंग गैस है, खाना बनाने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है, उसकी सप्लाई पर लोगों को चिंता हो रही है कि अगर कुछ समय और युद्ध चला तो देश में भयानक संकट पैदा हो जाएगा और लोगों के पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं होगी और उन्हें वापस कहीं लकड़ी, कोयले आदि के प्रयोग की तरफ वापस न लौटना पड़ जाए। और उस सूरत में भी बहुत बड़ी क्राइसिस पैदा होगी, क्योंकि ये सब जगह तो उपलब्ध है ही नहीं। तो एलपीजी क्राइसिस निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ा संकट है, लेकिन एक और बड़ा संकट है जो आकार ले रहा है और जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हो रही है। ये संकट है उर्वरकों का, खाद का संकट, जो कि तेल और गैस के आयात से जुड़ा हुआ है, केमिकल्स के आयात से जुड़ा हुआ है। उसी से जो बड़े पैमाने पर उर्वरकों का उत्पादन होता है और उससे हमारी खेती किसानी को मदद मिलती है, वही अब संकट में पड़ रहा है। और ये संकट इतना भारी है कि हमारी जो खरीफ की फसल है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है, चौपट तक हो सकती है, और उसका असर महंगाई पर भी पड़ेगा और पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था, बेशक भारत सरकार जितने दावे करती रहे, लेकिन मोटे तौर पर अभी भी कृषि पर आधारित है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। जो जीडीपी का लगभग 1/3 और उससे भी ज़्यादा कृषि क्षेत्र से आता है, और इसलिए अगर वहाँ कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो ये एक भारी संकट देश के लिए तो पैदा ही होगा। ये माना जा रहा है कि पूरी दुनिया भर में ये संकट पैदा होगा, और ये संकट केवल खेती के नुकसान से नहीं जुड़ा है, बल्कि खाद्य संकट से जुड़ा है। दुनिया भर में भुखमरी पैदा हो सकती है, बढ़ सकती है, और हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर। इसीलिए ये चिंता अब मोदी सरकार को सताने लगी है। उस समय जब वो कूद कर इजराइल पहुंच गए थे गलबैयाँ करने नेतन्याहू के साथ, तो उनके दिमाग में शायद अमेरिका को खुश करना, इजराइल से डिफेंस इक्विपमेंट लेना, टेक्नोलॉजी लेना, ये सब रहा होगा। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अगर इजराइल और अमेरिका जंग छेड़ेंगे तो उसके ये जो दूसरे इफ़ेक्ट्स हैं वो भारत को कैसे प्रभावित करेंगे, भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। तो अब हालात हमारे सामने हैं। ईरान लगातार युद्ध लड़े जा रहा है और लंबा खींचने में कामयाब हो रहा है। अमेरिका फंसा हुआ है, इजराइल फंसा हुआ है। दोनों को युद्ध से निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ट्रंप को किसी देश की मदद मिल नहीं रही है और वो हमले बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि उनके पास भी गोला बारूद अब बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं है। और ईरान अपनी लड़ाई को बड़े ही नियंत्रित ढंग से आगे बढ़ा रहा है। होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण है। वहाँ से जो दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस निर्यात होता है, उसका 97% बंद है। चीन का ज़रूर वहाँ से शिप आसानी से आ जा रहे हैं। ईरान ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी छूट दे दी है, तो वो भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन भारत बड़ी मुश्किलों में फंसा हुआ है। 1-2 शिप आए हैं जो इधर उधर थे, उसी को लेकर भारत सरकार और उसके समर्थक उछल कूद मचा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ भारत का बहुत भला होने नहीं जा रहा है। इसीलिए मोदी सरकार को चीन की शरण में जाना पड़ा है। चीन से गुजारिश करनी पड़ी है कि भाई हमें आप उर्वरक दो, यूरिया दो, ताकि हम अपनी खेती को चलाएं। हम हमारे जो उर्वरक संयंत्र हैं, जो फर्टिलाइज़र के कारखाने हैं, वो चलते रहें और उनसे हमारे देशवासियों को खाद मिलती रहे। जो खरीफ की फसल है उसके लिए अब 2-3 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं रह गया है। और हम जानते हैं कि
पिछले साल भी किस तरह से यूरिया का, उर्वरकों का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था, क्योंकि मोदी सरकार ने चीन से पंगा ले लिया था और चीन ने सप्लाई रोक दी थी। उसके बाद किसी तरह से सप्लाई शुरू हुई है। तो इसीलिए शायद मोदी सरकार ने चीन को खुश करने के लिहाज से ही जो पड़ोसी देशों के पर निवेश के डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो रोक लगाई थी उसमें ढिलाई दी है, ताकि चीन खुश हो जाए, चीन हमारे यहाँ निवेश कर सके। तो ये उसे उल्टा अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं और अब एक बार फिर उसे चीन की शरण में जाना पड़ा है। लेकिन चीन अपने को दांव पे लगाकर तो ये नहीं करेगा, अपने किसानों का भविष्य दांव पर तो लगा के नहीं करेगा। आखिरकार उसके यहाँ भी 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं और खेती उसकी भी काफ़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो वो तो पहले अपना हाल देखेगा, अपनी परिस्थितियों को देखेगा, उसके बाद ही आगे का निर्णय लेगा। और उसने निर्णय ले लिया है। उसने NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम के जो फर्टिलाइजर ब्लेंड है उसके निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और फॉस्फेट का निलंबन तो अगस्त तक बढ़ा दिया है। अब भारत ने उससे मदद की मांग की और चीन ने उस पर लॉकडाउन लगा दिया। चीन पे गुस्सा आ सकता है, आपको, हमको भी आ सकता है, लेकिन अगर ऐसी सूरत हो तो कोई भी देश क्या करेगा, उसकी प्राथमिकता क्या होगी, उसे तय करना पड़ेगा कि पहले मैं अपने देश की ज़रूरतों को पूरा करूं या फिर किसी दूसरे देश की मदद के लिए जाऊं। भारत में भी अगर ये स्थिति होती, भारत भी पहले अपने किसानों की आपूर्ति करने की कोशिश करता, उसके बाद अगर उसके पास अतिरिक्त होता तब वो दूसरे देशों की मदद के लिए आगे जाता। तो यही हो रहा है। उसने फिलहाल कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया, लॉकडाउन कर दिया है और इससे एक बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है। दरअसल चीन ने अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना में 725 मिलियन टन अनाज का लक्ष्य रखा है और अगर वो वहाँ से उर्वरक भारत की तरफ मोड़ देगा तो ये लक्ष्य हासिल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन में जब ये संकट पैदा हुआ था तब भी चीन ने ठीक यही किया था। चीन हमेशा यही करेगा और हर वो सरकार जिसके पास स्टोरेज है, भंडारण की क्षमता है, वो यही करेगी कि जब भी कोई क्राइसिस होगी तो अपने भंडार का उपयोग देश के लिए करेगी, बाद में दुनिया के लिए वो करेगी। तो चीन की प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट है। भारत में अभी 17.7 मिलियन टन उर्वरक का भंडार है, जो पिछले साल के मुकाबले 36.5% अधिक है। लेकिन ये एक बफर स्टॉक है, ये कोई सलूशन नहीं है। अगर बफर स्टॉक का इस्तेमाल हो गया तो क्राइसिस और बढ़ सकती है आने वाले समय में। हमारे जो फर्टिलाइज़र के कारखाने हैं वो केवल 60% अपनी कैपेसिटी का कर रहे हैं और इसकी वजह से जो उत्पादन होना चाहिए था वो नहीं हुई है। अगर सोचिए कि खरीफ की फसल के समय मानसून भी गड़बड़ा गया तो भारत को खाद्य उत्पादन में ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से समय से अभी तक नहीं देखा गया है। और ये भारत की बात नहीं है, बांग्लादेश में भी इस क्राइसिस पैदा हो गई। वहाँ 6 यूरिया फैक्ट्रियों में से 4-5 बंद हो गई हैं और घरेलू नाइट्रोजन उनके पास है ही नहीं। पाकिस्तान का जो पूरा बजट है वो 81% तो उसके डेट सर्विस में चला जा रहा है। कर्ज है उसको चुकाने में जा रहा है। तो वो कैसे इसको हैंडल करेगा, बहुत मुश्किल होगा। श्रीलंका में जो क्राइसिस पैदा हुई थी इसी वजह से हुई थी, उर्वरक गायब हो गया था और अब 15 से 30% उपज जो की रिस्क कम होने की रिस्क सामने आ गई है और 2021 में चावल उत्पादन जो है वो 40% तक गिर चुका था। तो ये पूरी परिस्थितियां हैं जो दुनिया भर में आकार ले रही हैं और ऐसी सूरत में
भारत या मोदी सरकार क्या करेगी। मोदी सरकार ने ईरान से अपने संबंध इतने ख़राब कर लिए हैं कि जो छूट बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिल रही थी वो भारत को भी मिल सकती थी, अगर उसने ये चूक न की होती, मोदी जी ने ये गलती न की होती कि उन्होंने अपने आप को इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा न किया होता। खड़ा साथ में किया भी, और जब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या हुई तब भी कुछ नहीं किया, कोई शोक व्यक्त नहीं किया। किसी तरह का ब्रिक्स का चेयरमैन है इंडिया, और ब्रिक्स की तरफ से एक स्टेटमेंट भी, ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है, उसके पक्ष में या इस पूरे हमले के खिलाफ एक भी कंडेमनेशन का बयान ब्रिक्स की तरफ से जारी नहीं हुआ। जबकि ब्राज़ील ने पिछले साल जब इन्हीं देशों ने ईरान पर हमला किया था तो बाकायदा दो बार स्टेटमेंट जारी हुए थे। तो अगर आप किसी देश से जिससे आप लगभग 40% अपने ऑयल एंड गैस की आपूर्ति करते रहे हों, उससे इतना पंगा मोल ले लेंगे, उसको मुसीबत के समय इस तरह से अकेला छोड़ देंगे और ये सोचेंगे कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़े होने से ही आपकी जय जयकार होगी, तो ये नौबत तो आनी लाजमी थी, ये आनी ही थी और अब आ गई है। और अब कोई रास्ता प्रधानमंत्री मोदी के पास नहीं है। अगर है तो वो अमेरिका से गुजारिश करें कि वो उर्वरक भेजें, क्योंकि अमेरिका ही को ही वो अपना खैर ख्वाह मानते हैं। इजराइल से बोले कि वो प्रबंध करे। यही दो दोस्त हैं मोदी जी के दुनिया भर में, और तो कोई दोस्ती निभाने के लिए खड़ा नहीं है। एक रूस है जिसको भी आपने नाराज़ कर लिया है, और अब वो हमें तेल बेच भी रहा है। तो जो तेल कभी $55 प्रति बैरल में बेचता था, अब वही तेल वो $96 प्रति बैरल में बेच रहा है। जो मार्केट भाव है उस पर भेज रहा है, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। और डिस्काउंट प्रीमियम वो क्यों देगा? ये भी उसके लिए मौका है जब वो जमकर पैसा बना सकता है, क्योंकि वो भी लंबे समय से क्राइसिस से जूझ रहा है, गुजर रहा है। तमाम तरह के सैंक्शन उसने झेले हैं, और अब एक क्राइसिस पैदा हुई है जिसमें वो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार है, धोना चाहता है, और ये उसके नेशनल इंटरेस्ट में भी है। सवाल ये है कि अगर आप मित्र नहीं बनाएंगे, अगर आपके मित्र नहीं हैं, तो आपकी मदद के लिए कौन आएगा? मोदी सरकार की विदेश नीति ने मित्र नहीं बनाए। एक इजराइल को वो अपना मित्र मानते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय उसने समर्थन कर दिया था। क्या वो समर्थन पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने के काबिल था? क्या एक समर्थन के लिए हम पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना चाहते थे, बनाना चाहिए था? मोदी जी को ये सामान्य समझ नहीं थी। उन्होंने अपने पड़ोसी देशों को आसपास के पहले ही दुश्मन बना रखा है, और अब दुनिया भर में उनका एक भी मित्र नहीं है सिवाय इजराइल के। और इजराइल भी बहुत ही घाघ, और आप जानते ही हैं उसका चरित्र क्या है। वो किस तरह से भारत में जासूसी कर रहा होगा, मोसाद किस तरह से एक्टिव होगा, किस तरह से मोदी सरकार को ब्लैकमेल कर रहा होगा। क्योंकि जो एजेंसी और जो देश अमेरिका को नियंत्रण में रख सकता है, उसको ब्लैकमेल कर सकता है, तो भारत को भी करता होगा। बहरहाल ये थोड़ा सा विषय से हटना हुआ। मुख्य मुद्दा ये था कि खाद्य संकट एक ज़बरदस्त संकट बनकर आने वाला है। हमें तो उम्मीद करना चाहिए कि ये युद्ध लंबा ना खींचे, 2, 4, 5 दिन, हफ्ते भर में ये संकट सुलझ जाए और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। लेकिन अगर नॉर्मल नहीं होती, अगर ये संकट 2-3 महीने चल जाता है, खिंच जाता है, अगर अमेरिका ज़िद पर अड़ा रहता है, अगर इजराइल उसी तरह से कत्लेआम मचाने के पर आमादा रहता है, तो 2-3 महीने तो खिंच सकता है। और 2-3 महीने खिंचने का मतलब है कि भारत की कृषि व्यवस्था पर ज़बरदस्त कुठाराघात होगा, किसानों पर बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, क्योंकि वो भी अपने जो जीविकोपार्जन का एकमात्र जरिया है खेती किसानी, उसमें वो इस साल वो कमाई नहीं कर पाएंगे कि उनका जीवन यापन हो सके।
और पूरे देश भर में एक खाद्य का संकट भी खड़ा हो सकता है। तो बहुत सारे इस पूरी क्राइसिस के एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें से ये एस्पेक्ट्स बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही डराने वाला है। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से आपने कोई एक स्टेटमेंट इस बारे में सुना है? कोई आपने? और देखिए कि राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलपीजी संकट की बात की तो उन पर आरोप मढ़ दिया गया कि आप अराजकता फैला रहे हैं, एनार्की फैला रहे हैं। यानी संकट की बात करो तो देशद्रोही हो जाओगे, अराजक हो जाओगे, और आप उस पर अपनी जुबान सिलकर बैठे रहोगे, आप कुछ करोगे नहीं। क्राइसिस पर क्राइसिस आती हैं, आप डील नहीं कर पाते हो, एक के बाद एक आप नाकारा सिद्ध हो रहे हो, आप नाकाम साबित हो रहे हो। लेकिन कोई दूसरा आपके इस नाकामी पर उंगली उठा दे तो आप फड़फड़ाने लगते हो। असल में इस सरकार को आज ये करना चाहिए कि समूचे विपक्षी दलों को साथ लेकर इस बड़े संकट से जूझने के रास्ते निकालने चाहिए, और उन देशों को भी अप्रोच करना चाहिए जिनके साथ किसी वजह से हमने या मोदी सरकार ने अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। ये एक पैचअप का टाइम हो सकता है, और इस समय का इस्तेमाल अगर उस तरह से कर पाए तभी भारत भी संकट से उबर सकता है। अन्यथा एक कमज़ोर और नालायक नेतृत्व इस देश को डुबो कर रख देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।